Hello everyone, I am Niharika John Mehra, your trainer for the series Learning English Grammar by Renan Martin through Hindi. रेनन मार्टिन के द्वारा लिखी इंग्लिश ग्रामर बुक हम हिंदी में स्टडी कर रहे हैं और हमारा करंट कोर्स है नोइंग प्रोनाउंस। आप सभी लेसन्स और कोर्सेज के लिए मुझे इस लिंक पे फॉलो कर सकते हैं। सो टुडे our टॉपिक इज रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउंस अगेन एक प्रकार है प्रोनाउंस का, वो आज हम पढ़ेंगे। But before going ahead, something about me. I'm a mass communication graduate, English trainer at an academy, freelance personality development trainer, and English trainer at EOP. Also, kindly rate, review, and recommend this lesson, and do share it. Recommend, review, and rate this course as well. So let's see relative pronouns, what exactly they are. The words who, which, what, and that is called a relative pronoun or conjunctive pronoun. Which, what, दैट और हु, ये चार शब्द जब एज अ प्रोनाउन यूज होते हैं, मतलब संज्ञा के स्थान पे हम हु, विच, वॉट और दैट का उपयोग करते हैं, तो वो प्रोनाउंस होते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस वाली टाइप के। इन्हें हम कंजंक्टिव प्रोनाउंस भी कहते हैं। देन इट रिफर्स टू और रिलेट्स टू सम नाउन गोइंग बिफोर इट। ये जो प्रोनाउंस है ये हमेशा उस नाउन को बताएगा या उस नाउन के संदर्भ में बात होगी, उस नाउन का संबंध बताएगा जो कि जस्ट पहले इन शब्दों के लिखा गया है या बताया गया है। और ये हु, विच, व्हाट, दैट के पहले वाला जो नाउन है उसे कहा जाता है एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट हम उसे कहते हैं। नाउ एग्जाम्पल, आई मेट हरी हु हैड जस्ट रिटर्न। मैं हरी से मिली जो कि जस्ट अभी आया था, वापस आया था। हु के पहले क्या है? हरी, जो कि नाउन है। तो यहाँ पे हु तो है जो कि एज अ प्रोनाउन यूज हुआ है, लेकिन इसके पहले वाला शब्द जो नाउन है वो बन जाता है एंटीसीडेंट। नेक्स्ट वी हैव आई फाउंड द पेन विच आई लॉस्ट। यहाँ पे अगर मैं सेंटेंस में विच का उपयोग नहीं करती तो इस प्रकार से लिखती, आई हैव फाउंड द पेन, इट इज द सेम पेन दैट वॉज लॉस्ट। इतना बड़ा सेंटेंस लिखने से बेहतर है कि मैं प्रोनाउंस का यूज करूं, रिलेटिव प्रोनाउंस का यूज करूं, और जब मैं विच बोल रही हूँ यहाँ पे तो मैं उसी पेन की बात कर रही हूँ जो अभी अभी मिला है। सो आई हैव फाउंड द पेन विच आई लॉस्ट। जो पेन मेरा घूमा था वो मुझे मिल चुका है। देन हियर इज द बुक दैट यू लेंट मी। ये रही वो पुस्तक जो तुमने मुझे दी थी या तुमने मुझे पढ़ने के लिए दी थी। यहाँ पे बुक जो है एंटीसीडेंट है क्योंकि दैट के जस्ट पहले नाउन है बुक, और दैट शब्द है जो इसी बुक के लिए वापस से हम बुक ना लिखते हुए सिर्फ दैट का उपयोग कर रहे हैं और फिर आगे अपने सेंटेंस को बना रहे हैं। एंड नोट नंबर 1, the relative pronoun that has the same form in the singular and plural and in the nominative and accusative, it has no possessive case. Now that वाला जो हमारा relative pronoun है, ओके इसके बारे में बात हो रही है कि ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही तरीकों में जब यूज़ किया जाता है, एक वचन के रूप में या बहुवचन के रूप में, ये एज इट इज़ रहता है। दैट का दैट ही रहेगा। किस केस में? नॉमिनेटिव केस, मतलब जहाँ पे दैट सब्जेक्ट बन रहा है, और एक्यूसेटिव केस जहाँ पे वर्ब के वर्ब का एक्शन जिस ऑब्जेक्ट पे हो रहा है वो ऑब्जेक्ट की जगह अगर दैट का उपयोग कर रहे हैं तो वो एज इट इज रहेगा। दैट का कोई भी पॉजेसिव केस नहीं होता, यानी ये स्वामित्व वाली चीज को नहीं बता सकता। तो अगर ऐसा नाउन है जो स्वामित्व को बता रहा है और उसको हमको किसी प्रोनाउन से रिप्लेस करना है तो हम दैट वाला प्रोनाउन यूज नहीं कर सकते क्योंकि पॉजेसिव केस में वो नहीं होता है। यहाँ पे एग्जाम्पल्स हम कुछ स्टडी करते हैं। ही दैट इज कंटेंट इज रिच। वो जो संतुष्ट है वही रिच है, वही अमीर है। तो यहाँ पे ही दैट इज कंटेंट, तो ही के बारे में ही हम बात कर रहे हैं। वह जो कि संतुष्ट है, जो कि दैट इज, इस प्रकार से हम दैट का उपयोग करते हैं। यहाँ पे दैट जो है वो एक नॉमिनेटिव केस में आया है स्टार्टिंग में सेंटेंस के, और जो हमारा सब्जेक्ट है उसी के जस्ट बाद में लग गया है ये। देन दे दैट टच पिच विल बी डिफाइल्ड।
वे जो कि पिच को छूते हैं उनको निकाल दिया जाएगा। यहाँ पे डिफाइल्ड का मतलब है कि डिस्क्वालीफाई करना या निकाल देना। डिफाइल का मतलब एक और होता है अपवित्र करना। यहाँ पे दे और दे के जस्ट बाद में दैट लगा है, जो कि ये बता रहा है कि एज अ सब्जेक्ट हमारा प्रोनाउन दैट यहाँ पे यूज हुआ है। देन टेक एनीथिंग दैट यू लाइक। यहाँ पे जो भी तुम्हें चाहिए है, जो भी तुम्हें पसंद आ रहा है वो ले लो। तो जो भी के लिए दैट का उपयोग यहाँ पे हुआ है। Then note number 2, the relative pronoun what is used only in singular and has the same form in the nominative and accusative. मतलब again subject वाला जो positions होते हैं, सब्जेक्ट वाला केस होता है उस केस में, और एक्यूसेटिव वाला केस यानी वर्ब के जस्ट बाद आने के लिए जब भी हम वॉट प्रोनाउन का उपयोग करेंगे तो वो हमेशा सिंगुलर नंबर में उपयोग करा जाएगा। हमेशा एक वचन की तरफ इशारा करेगा वो, और सिर्फ एक वचन वाले नाउन के लिए यूज किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, वॉट हैज हैपेंड इज नॉट क्लियर। जो हुआ है वो क्लियर नहीं है, वो स्पष्ट नहीं है। देन आई से वॉट आई मीन। मैं वही बोलती हूँ जो मेरे मन में होता है, जो मैं एक्चुअली मीन करती हूँ। ही फेल्ड इन वॉट ही अटेम्प्टेड। उसने जो प्रयास किया था उसमें वो विफल हो गया। तो यहाँ पे उसमें, या फिर आई से व्हाट आई मीन, मैं जो भी कहती हूँ, जो भी उसमें, उनके लिए हमने यहाँ पे व्हाट का उपयोग करा है और हमेशा वो सिंगुलर के सेंस में उपयोग किया जाएगा। नेक्स्ट इज नोट नंबर 3, the relative pronoun which has the same form for nominative and accusative cases. Nominative और accusative case में which जो है उसका form बदलेगा नहीं। which का कोई भी possessive case नहीं होता है। which has no possessive case मतलब किसी के स्वामित्व को बताने के लिए अगर noun के बदले pronoun use करना हो तो हम which का उपयोग नहीं करेंगे। But whose is used as a substitute for of which. ऑफ विच ये शब्द अगर हमारे सेंटेंस में आ रहे हैं तो इसको सब्सटीट्यूट हम हुज शब्द से कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, ट्रायंगल हुज 3 sides आर इक्वल इज कॉल्ड एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों साइड, तो यहाँ पे जिसकी शब्द के लिए हमने हुज का उपयोग किया है। यहाँ पे ट्रायंगल ऑफ विच 3 sides भी लिखा जा सकता था, लेकिन उसके बदले हम पजेसिव केस में हुज का उपयोग करते हैं। दिस इज, we do have more example. This is the house which belongs to my uncle. ये वो घर है जो मेरे अंकल का है। तो जो मेरे अंकल, जो शब्द के लिए हमने विच को यहाँ पे इंसर्ट किया है, और इसका सेम फॉर्म रहता है चाहे नॉमिनेटिव केस हो या एक्यूसेटिव केस हो। द हाउस विच माई अंकल बिल्ट कॉस्ट हिम ₹3,50,000। तो जो घर मेरे अंकल ने बनाया था उसको इतने इतने दाम में पड़ा। द हाउस विच माई अंकल बिल्ट, इसका मतलब हो गया वह घर जो मेरे अंकल ने बनाया था। तो जो के लिए यहाँ पे विच शब्द को हमने उपयोग में लिया है। नाउ नोट नंबर 4, the relative pronoun who has different forms for nominative, accusative and possessive. अभी तक हमारे जो फॉर्म थे विच, वॉट और दैट में, वो चेंज नहीं हो रहे थे केस के अकॉर्डिंग। हु ऐसा शब्द है जो केस वाइज इसका फॉर्म चेंज होता है। नॉमिनेटिव अगर है, मतलब एज अ सब्जेक्ट अगर हम उसे यूज कर रहे हैं तो हु एज इट इज रहेगा, हु ही रहेगा। देन पजेसिव केस, जहाँ पे हम स्वामित्व की बात कर रहे हैं तो उस केस में हु का हो जाएगा हुज। और एक्यूसेटिव केस मतलब जहाँ पे वर्ब है और वर्ब की जो क्रिया जिस ऑब्जेक्ट पे हो रही है वो ऑब्जेक्ट हमको बताना है, तो उसे हम whom या फिर who का उपयोग करते हुए बताएंगे। who replaces whom in informal English, very important। जब भी informal English बोली जाती है तो who या whom में से चॉइस नहीं करनी होती है हमें, हम डायरेक्टली who का उपयोग कर सकते हैं। अदरवाइज वी नीड टू सी कि कहाँ whom आएगा और कहाँ who आएगा। So this was note number 4. Thank you everyone, and stay tuned for more lessons on pronouns and English grammar. Please don't forget to rate, review and recommend.